हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की क्लास में मैं आपको करवाने जा रही हूँ ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। और ये जो टॉपिक है आपका हर एग्ज़ाम, हर लेवल के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। टीजीटी पीजीटी बोथ ऑफ यू। उसके साथ आप केवीएस दे रहे हो, DSSB एस्टेट, सबके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आपके हर एग्ज़ाम में आते हैं। बस क्वेश्चंस का थोड़ा लेवल बढ़ जाता है, बट हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए, इसी के साथ आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपा सैनी में। आज की इस वीडियो में हम देखते हैं आपके लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, उसका नाम है जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व एरिया। अब देखो इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी, और इस क्लास के एंड तक आपको जितने भी बायोस्फीयर हमारे रिजर्व एरिया है वो सारे लर्न हो जाएंगे। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना। यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, यह आनुवांशिक क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र यह आनुवांशिक विविधता बनाए रखने वाले ऐसे बहुउद्देशीय संरक्षित क्षेत्र होते हैं जहाँ 1 मिनट, ठीक है। ये आपके क्या होते हैं, ये एक आनुवांशिक विविधता बनाए रखने वाले ऐसे बहुउद्देशीय एरिया होते हैं, संरक्षित क्षेत्र होते हैं, जहाँ पौधों, जीव जंतुओं और सूक्ष्म जीवों को क्या रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है, उन्हें संरक्षित रखा जाता है, उन्हें सुरक्षा दी जाती है ताकि उनका शिकार वगैरह ना हो। पौधे की जो नई नई प्रजातियाँ हैं उनको, जैसे वनों में कटाई होती है और आपके अवैध शिकार होते हैं, स्मगलिंग वगैरह होती है, तो इन सब चीज़ों से उन्हें सुरक्षित रखने के लिए ये जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं, और छोटे छोटे जीवों को सुरक्षा देने के लिए भी। अब ये जो जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, इसके आपके कुछ अलग अलग एरियाज़ होते हैं, इसको भी कुछ अलग अलग एरियाज़ में डिवाइड किया गया है। वो एरियाज़ कौन से हैं वो आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले आता है गाइस क्रोड क्षेत्र। क्रोड क्षेत्र यानी ये वो एरिया होता है, बिल्कुल सेंटर पॉइंट होता है। या अगर आपका ये पूरा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र मान ले तो इसका जो ये सेंटर पॉइंट है इसे बोलेंगे क्रोड क्षेत्र। और ये कौन सा एरिया होता है, इस क्रोड क्षेत्र में जो मानव है उसकी जितनी भी एक्टिविटी होती है, यानी बाहर का आदमी कोई भी अंदर नहीं जाएगा, कोई किसी को भी अंदर जाना अलाउड नहीं होता। सभी प्रकार की मानव गतिविधियों पर रोक, जैसे भाई घास काटना या भाई और भी छोटे मोटे जैसे पेड़ पौधे हैं वो उन पर फल फूल है उनको इकट्ठा करना, तो सब प्रकार की आपकी जो गतिविधियाँ होती है मानवीय, उन सब पर पूरी तरीके से रोक लगा दी जाती है। तो कोड एरिया में कोई नहीं जा सकता। सेकंड होता है मध्यमवर्ती क्षेत्र। इसमें कुछ चीज़ों में छूट दी जाती है, जैसे अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हो, शोध कर रहे हो, तो उसमें छूट दी जाएगी। पर्यावरण शिक्षा से रिलेटेड या पर्यटन पर भी छूट दी जाती है, ठीक है। घूमने फिरने पर भी कुछ स्पेशल केसेस में छूट मिल जाती है, तो इस एरिया में हम जा सकते हैं। तीसरा आता है अवान्तर क्षेत्र। अवान्तर क्षेत्र में विकास संबंधित जो विकास डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी काम होते हैं उनसे रिलेटेड एरिया होता है ये अवान्तर क्षेत्र, ठीक है। तो कोड क्षेत्र, मध्यमवर्ती क्षेत्र और अवान्तर क्षेत्र, इन तीनों एरियाज में जो हमारे जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं उनको डिवाइड किया जाता है। अब कुछ हमारे जीके से रिलेटेड सीधे सीधे क्वेश्चन आपने देख लिया कि जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र को किन किन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, कैसे किया जाता है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर आता है भारत का जो सीधा क्वेश्चन आता है, ये भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो भाई 1986 में हुआ था। पहले तो ये सन भी आ चुका है। ये सन सीधा पूछा गया था कि नीलगिरी बायोस्फीयर जो रिजर्व क्षेत्र है वो कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र 1986 में और नीलगिरी में स्थापित किया गया था। भाई ये जो नीलगिरी है ये साउथ इंडिया में पड़ता है और 3 स्टेट में इसका पार्ट आता है, जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला में भी। तो नीलगिरी भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व एरिया था, क्षेत्र था, जो कि 1986 में स्थापित किया गया था। और वहीं हम बात करें तो भारत का दूसरा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा था, नंदा देवी। नंदा देवी जो कि उत्तराखंड स्टेट में है। कैसे याद कर सकते हो आप, ऐसे भी याद रख सकते हो कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी क्या है, नंदा देवी। उत्तराखंड स्टेट की सबसे ऊंची हाईएस्ट पिक क्या है, नंदा देवी। तो दूसरा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र 1988 में, ठीक है, आपके 2 साल बाद ही स्थापित किया गया था उत्तराखंड राज्य में, और नंदा देवी के नाम से, नंदा देवी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र,
गॉट इट। अब हम अपने जो ये तो क्वेश्चन थे जो आते हैं। अब आपसे देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। एक तो देखो अगर टीजीटी स्टूडेंट है तो टीजीटी का क्वेश्चन सीधा आ जाएगा, सीधा पूछ लेगा भाई सुंदरवन जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस स्टेट में है, किस राज्य में है। ठीक है, आप सीधा सीधा आंसर दे दोगे पश्चिम बंगाल। और अगर पीजीटी से है तो आजकल जो पैटर्न चेंज किया है पीजीटी ने, तो पीजीटी में थोड़ा घुमा फिरा के डाल देगा। कैसे, आपको 4 दे देगा, नंदा देवी दे दिया, नोकरेक दे दिया, नीलगिरी दे दिया, सिमलीपाल दे दिया, और इसके साइड में स्टेट दे देगा। और आपसे पूछेगा या तो निम्न में से कौन सा गलत है कौन सा सही है, या आपसे कहेगा कि भाई मिलान करो, मैच इट। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो टॉपिक ही एक ऐसा है जिसमें क्वेश्चन आते ही आते हैं, ये अलग बात है। एक और कई बार 2-2 नंबर के भी क्वेश्चन इस टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, सिर्फ 10 मिनट का। तो सबसे पहला मैं पढ़ा रही हूँ भैया आपको, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु स्टेट में है। देखो मन्नार की खाड़ी कैसे याद करोगे, आपका श्रीलंका और साउथ इंडिया के बीच में ही पड़ती है मन्नार की खाड़ी, और जो स्टेट पड़ता है वो कौन सा पड़ता है, तमिलनाडु। तो कैसे याद करेंगे भाई, मन्नार की खाड़ी तो श्रीलंका और भारत के, इंडिया के बिल्कुल साउथ में है, दोनों के बीच में श्रीलंका और भारत के। ठीक है, और तमिलनाडु स्टेट वहाँ पड़ता है। तो मन्नार की खाड़ी जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं तमिलनाडु स्टेट में होगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो। सेकंड, सुंदरवन। सुंदरवन आप सबको पता है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी क्या डेल्टा बनाती है ना, और किस में बनाती है, कुछ पार्ट तो वेस्ट बंगाल में बनाती है, कुछ पश्चिम बंगाल में बनाती है, तो वेस्ट बंगाल में भी बनाती है। तो सुंदरवन गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा का क्या नाम है, सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, सुंदरवन जो जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है भारत में, अगर हम बात करें तो सुंदरवन डेल्टा का कुछ पार्ट तो वेस्ट बंगाल में आता है। तो सुंदरवन जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी किस स्टेट में पड़ेगा, वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट आता है नंदा देवी, उत्तराखंड। उत्तराखंड स्टेट मैंने अभी बताया, इसको याद करने की ट्रिक क्या रहेगी भाई, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम भी नंदा देवी ही है। तो नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक ऑफ उत्तराखंड। तो इसी तरीके से नंदा देवी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी किस स्टेट में पड़ेगा, आपका उत्तराखंड स्टेट में पड़ेगा। नेक्स्ट आता है नोकरेक, मेघालय। नोकरेक, देखो मेघालय एक ऐसा स्टेट है इंडिया का जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, मासिन राम चेरापूंजी आपके मेघालय स्टेट में ही तो पड़ते हैं, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो भाई, छतरी की नोक पे यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, छतरी की नोक पे, यहाँ पर लोग छतरी की नोक पर रहते हैं, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। तो छतरी की नोक पे कौन सा स्टेट, मेघालय स्टेट, क्योंकि बारिश तो वहीं होती है और लोगों को छतरी ज़्यादा वहीं रखनी पड़ती है। नेक्स्ट आता है नीलगिरी। नीलगिरी जो कि भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र भी था, 1986 में स्थापित किया गया था। नीलगिरी मैंने आपको पहले ही बताया था साउथ इंडिया में पड़ता है, और इसका कुछ कुछ पार्ट 3 स्टेट में पड़ता है। एक स्टेट है तमिलनाडु, दूसरा है भाई केरला, और तीसरा है कर्नाटक। तो तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, इन तीनों ही स्टेट में नीलगिरी का पार्ट पड़ता है। तो नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र आपका कहाँ पर पड़ेगा, ये पड़ेगा आपका तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक, जो कि भारत का पहला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र था। नेक्स्ट आता है सिमलीपाल। सिमलीपाल कैसे याद करोगे, देखो सिमलीपाल जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, सिमलीपाल, पाल यानी पाल वंश के शासक, पाल वंश के शासक कहाँ के थे, उड़ीसा के थे। तो पाल वंश के शासक उड़ीसा के थे, तो सिमलीपाल जो जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है वो भी कहाँ मिलेगा, उड़ीसा स्टेट में। नेक्स्ट आता है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। ठीक है, पंचमढ़ी आपका एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी है, एक बहुत ही अच्छा घूमने का स्थान भी है पंचमढ़ी। वहाँ का सनसेट पॉइंट भी बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, तो पंचमढ़ी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र किस में पड़ेगा, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट आता है अचान कमार, मध्य प्रदेश प्लस छत्तीसगढ़। अचान कमार, अचान कमार देखो 2 नाम है इसमें, एक अचान एक कमार है, वर्ड है कि अचान कमार, तो 2 स्टेट में पड़ता है, दोनों स्टेट की बाउंड्री में पड़ता है। ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही स्टेटों की बाउंड्री पे पड़ता है अचान कमार। और कब हुआ था भाई, ये कब बनाया गया था, 2005 में। ये थोड़ा नया सा था तो इसलिए इसका सन थोड़ा ध्यान रख लेना, अचान कमार। नेक्स्ट आता है मानस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में हद से ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। आप अपने लास्ट ईयर के एग्जाम उठा के देखोगे तो हद से ज़्यादा बार पूछा गया है इसके बारे में। मानस, मानस जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, असम स्टेट, कौन सा स्टेट, असम, असम या असम।
नेक्स्ट आता है ग्रेट निकोबार। इसका तो नाम में ही पता है, ग्रेट निकोबार जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, यानी कहाँ पर होगा, निकोबार में है। अंडोमान निकोबार क्या है, भारत के दो ही प्रमुख द्वीप समूह हैं, एक लक्षद्वीप और एक अंडोमान निकोबार द्वीप समूह, तो दोनों को याद रखना। नेक्स्ट आता है डिब्रू सखोवा या सैखोवा, इसे डिब्रू भी लिख देते हैं, डिब्रू भी लिख देते हैं, तो ध्यान देना इसको, ठीक है। डिब्रू सखोवा या सैखोवा ये भी आपके असम में पड़ता है, मानस और डिब्रू सखोवा या सैखोवा असम में। नेक्स्ट आता है दिबांग। दिबांग अरुणाचल प्रदेश में। अब जब ब्रह्मपुत्र नदी आप सबको पता है तिब्बत में से निकलती है, तिब्बत में से निकल के बाहर बाहर बहती है और भारत के अरुणाचल प्रदेश स्टेट से ही भारत में एंट्री करती है, और जब तक उसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं पड़ता तब तक उसका नाम क्या रहता है, दिबांग नदी, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र का नाम ब्रह्मपुत्र नहीं होता, दिबांग होता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहते हैं, सांगपो यानी पवित्र करने वाले। उसी तरीके से असम स्टेट में आके ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है, जब वो असम में एंट्री कर लेती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, दिबांग के नाम से। तो राइट आंसर हमारा दिबांग जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। याद रखना भाई, ब्रह्मपुत्र का नाम था दिबांग तो अरुणाचल प्रदेश में, तो यहाँ इस कहीं ना कहीं दिबांग फिर कहाँ मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट आता है हमारा कंचनजंगा। कंचनजंगा, कंचनजंगा भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। भारत की पहली सबसे ऊंची चोटी सबको पता है K2 8611, गार्डविन आस्टिन जिसे बोलते हैं, 8611 मीटर जिसकी हाइट है। और वहीं अगर हम बात करें भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, जो कि 8598 मीटर जिसकी हाइट है, और किस राज्य में पड़ती है, सिक्किम स्टेट में पड़ती है। तो उसी से याद रखना कि कंचनजंगा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी किस स्टेट में पड़ेगा, आपका सिक्किम स्टेट में पड़ेगा। नेक्स्ट आता है अगस्ती मलाई। अगस्ती मलाई, अब देखो अगस्ती मलाई किस स्टेट में, केरला में। भाई केरल में नारियल ज़्यादा होते हैं समुद्र के तट पर, और नारियल की अंदर की जो मलाई है वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो अगस्ती मलाई जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ मिलेगा, केरला स्टेट में। नेक्स्ट आता है शेषाचलम। ये शेषाचलम, ऐसे ऐसे नाम तो भाई आंध्र प्रदेश में ही हो सकते हैं, अजीब अजीब से नाम। तो शेषाचलम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस स्टेट में मिलेगा, आपका आंध्र प्रदेश में। 2010 में ये बनाया गया था। नेक्स्ट आता है पन्ना। पन्ना मध्य प्रदेश, 2011 लेटेस्ट है, ठीक है। पन्ना जो है एक डायमंड के भी एक टाइप है, आपको पता है, ग्रीन कलर का जो होता है उसे पन्ना बोलते हैं। और पन्ना की जो है आपका वो कई खाने भी पहले के टाइम में मध्य प्रदेश में मिलती थी। तो पन्ना आपका मध्य प्रदेश में है, पन्ना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र मध्य प्रदेश 2011, ये भी आपका लेटेस्ट है। नेक्स्ट आता है कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट आपका कहाँ पड़ेगा, हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा भाई। 2009 में ये बनाया गया था। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश, ठंडा मरुस्थल हिमाचल प्रदेश। तो कोल्ड डेजर्ट जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट आता है और लास्ट है ये, अभी तक आपके 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। कच्छ का रण। कच्छ का रण आपका गुजरात स्टेट में पड़ता है, गुजरात स्टेट में पड़ता है, 2000 में बनाया गया था। और कच्छ का रण आपकी जगह भी है गुजरात स्टेट में, और कच्छ का रण जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी आपका गुजरात स्टेट में ही पड़ता है। तो ये तो थे देखो आपके 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। और ठीक है, अब उसके बाद इनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें या कुछ क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में हर बार और बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, तो ध्यान से सुनना। ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो मैं अब करा रही हूँ एग्जाम में आए हुए। भारत में वन्य जीवों के संरक्षण और सर्वेक्षण, संरक्षण यानी भाई उन्हें सुरक्षा देने के लिए, सर्वेक्षण यानी हमें ये पता लगाना उनकी हालत कैसी है, कितनी संख्या है। तो इस सब चीज़ों का सर्वे करने का जो काम है वो कौन करता है, तो पर्यावरण तथा वन मंत्रालय। कौन करता है, पर्यावरण तथा वन मंत्रालय। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो भारत में वन्य जीवों के संरक्षण और उनके सर्वेक्षण का काम कौन करता है, पर्यावरण और वन मंत्रालय के द्वारा ये काम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक बार ये क्वेश्चन भी आ चुका है, वन और वन जीवों के भारतीय संविधान में कौन सी उन्हें सूची में रखा गया, वन और वन्य जीवों को। तो वन और वन्य जीवों को
या वन में रहने वाले जो भी जीव है, जीव जंतु हैं, उन सबको समवर्ती सूची में रखा गया है। ना राज्य सूची में रखा गया, ना संघ सूची में। 3 सूचियाँ होती हैं, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो तीसरी सूची जो है समवर्ती सूची, उसी में ही रखा गया है पेड़ पौधों को और वन्य प्राणियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में हद से ज़्यादा बार रिपीट हुआ है और बच्चे बहुत गलत करते हैं। भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम कब आया? तो भाई भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम 1972 में आया था। ठीक है, भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में आया था। अब अगर रिसेंटली बात करें तो भारत में भाई आपके 105 नेशनल पार्क हैं और आपके 532 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, 18 आपके बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि 18 मैंने आज की क्लास में आपको डिटेल में पढ़ाए हैं, और सामुदायिक और उसके अलावा कुछ आपके सामुदायिक रिजर्व्स भी शामिल हैं। अब यहाँ पर कुछ है, एक भारत में होता है संकटग्रस्त प्रजातियाँ। इनको संकटग्रस्त क्या होता है भाई? संकटग्रस्त होता है यानी वो प्रजातियाँ जो भी खतरे में है। मीन्स खतरा कैसा कि उनका या तो अवैध शिकार वगैरह हुआ है, हद से ज़्यादा उनको मार दिया गया है, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम हो गई है, उन्हें नहीं बचाया गया तो वो लुप्त हो जाएंगे, मर जाएंगे, तो वो वाली प्रजातियाँ। तो भारत में जो संकटग्रस्त प्रजातियाँ हैं उनको आगे चल के भी 3 या 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो असहाय, एक दुर्लभ, एक अनिश्चित और एक संकटग्रस्त श्रेणियाँ। तो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया भाई। कई ऐसी है जो बिल्कुल एक दो ही बची हैं, ख़त्म होने के कगार पे। कुछ ऐसी है जो ख़त्म होने के कगार पे है, बट संख्या अच्छी है तो उन्हें बचाया जा सकता है, तो दुर्लभ। एक ऐसी अनिश्चित है, पता नहीं। ठीक है, तो संकटग्रस्त वो होती है प्रजातियाँ जिनके बिल्कुल लुप्त होने का खतरा है, जो अगर उन्होंने 1-2 ही बचे हैं, अगर उन्हें सेफ नहीं किया गया तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। असहाय जीव कौन से होते हैं? जिनकी संख्या घट रही है, तेज़ी से घट रही है, अगर इन्हें नहीं बचाएंगे तो ये भी शीघ्र ही ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, ये तो कुछ सीधे सीधे पॉइंट थे। तो ये आपका आज का टॉपिक था। टॉपिक का नाम था हमारा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था। बार बार एग्ज़ाम में ये आता ही आता है। इससे क्वेश्चन आप सबको पता है कितना आता है। ठीक है, और अगर भाई कोई भी बच्चा अगर टीजीटी या पीजीटी की अच्छी तैयारी करना चाहता हो तो पीजीटी ज्योग्राफी और नेट ज्योग्राफी का तो पेड कोर्स आपके अचीवर्स एकेडमी पर है। और टीजीटी के नोट्स, अगर हैंड रिटन नोट्स चाहिए मेरे खुद के, जैसे कि आप ये देख रहे हो इसी तरीके से नोट्स है विद डिटेल, तो अगर आपको ऐसे नोट्स चाहिए तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, बट ये नोट्स आपके पेड रहेंगे। ठीक है, तो व्हाट्सएप पे ही मिलेंगे आपको ये नोट्स। मेरा नंबर रहेगा 9728771666। ठीक है, तो इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, नोट्स ले सकते हो। पीजीटी ज्योग्राफी के भी नोट्स अवेलेबल है। तो फिर मिलेंगे, तब तक आप इस क्लास को अच्छी तरीके से पढ़ लेना। कोई इशू हो, कोई डाउट हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, कमेंट कर सकते हो आप कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, बाय बाय।